करते हैं अपने शुरुआत। राजस्थानी साहित्य अपने पढ़ रहे थे। राजस्थानी साहित्य में राजस्थानी साहित्य के काल की बात की थी हमने। कितने कालों में बांटा था राजस्थानी साहित्य को? 4 कालों के अंदर बांटा था। पहला काल कौन सा था? प्राचीन काल। कब से कब तक का काल है? 1050 से 1450 ईस्वी का काल है। किस प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई है? वीर रस प्रधान ग्रंथों की रचना हुई है। दूसरा है पूर्व मध्य काल, है ना। पूर्व मध्य काल का समय क्या है? 1450 से 1650। किस प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई? उत्तर मध्य काल, काल क्या है? 1650 से 1850। किस प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई है? और आधुनिक जो काल है वो काल कब से कब तक का है? 1850 से वर्तमान तक का काल है। वर्तमान के जो मुद्दे हैं उन पर रचनाएं हैं, उनका वर्णन हमें मिलता है। अब हमें इसके बाद में हमने राजस्थान साहित्य की शैलियां पढ़नी शुरू की थी। शैलियों के अंदर हमने एक तो पढ़ ली थी रासो। रासो के बाद में हमने ख्यात पढ़ा था। ख्यात के बाद में वचनिका। वचनिका के बाद में हमने विगत। अंतिम जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, शैली पढ़ रहे थे, वो विगत ही पढ़ी थी। विगत क्या होती है? विगत किसे कहते हैं? विगत जिसमें किसी मुद्दे पर, किसी कालखंड के अंदर, किसी क्षेत्र विशेष का विशद वर्णन मिलता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? विगत बोलते हैं। कोई विगत का नाम लिखा था हमने, मारवाड़ रे परगनारी विगत, जिसे राजस्थान का एक प्रकार से गजेटियर बोलते हैं, क्योंकि इसमें मारवाड़ के क्षेत्र का जनसंख्या, परगनों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ से? मारवाड़ रे परगनारी विगत ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद में हम आगे हेडिंग लगाते हैं। आज विगत के बाद में आप हेडिंग लगा दीजिए। विगत के बाद में हम पढ़ते हैं वैली। वैली किसे कहते हैं? तो हेडिंग लगाइए वैली। वैली, देखो वैली क्या होती है। वैली को अगर हमें एक परिभाषिक रूप में लिखे तो हम लिख सकते हैं कि वैलियो या वैली एक छंद का प्रकार है। वैली छंद के अंदर जब कोई इतिहास लिखा जाता है तब उसे क्या कहा जाता है? वैली कहा जाता है। तो लिखेंगे वैली छंद में, वैली छंद में लिखा गया इतिहास, लिखा गया इतिहास वैली कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में हमें एक वैली का नाम लिख लेते हैं। आप बताओ कौन सी वैली का नाम लिखे? वैली कृष्ण रुक्मणी। वैली कृष्ण रुक्मणी किसने लिखी है? पृथ्वीराज कुशवाहा है क्या? राठौड़ है? पृथ्वीराज राठौड़। वैली के बाद में हम आगे बात करते हैं। अगले हेडिंग लगाते हैं हमें दवावेत। दवावेत, दवावेत क्या होती है? दवावेत की अगर हम बात करें तो दवावेत किसे कहते हैं? उर्दू और फारसी के शब्दों से मिलाकर के जब कोई तुक युक्त रचना की जाती है, तुकांत के अंदर जब रचना की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? दवावेत बोलते हैं। ये इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम नोट कर लेते हैं। उर्दू एवं फारसी,
के शब्दों से युक्त तुकांत रचना, तुकांत रचना क्या कहलाते हैं? दवावेत कहलाते हैं। दवावेत के बाद हम अगला पढ़ते हैं वात। वात बोल देते हैं या वात को हम बात भी बोल देते हैं। वात या बात। वात या बात क्या है? कोई कहानी या कोई कथा क्या कहलाती है? बात या वात कहलाती है। जैसे छोटा बच्चा होता है, वो सोता नहीं है तो उसे दादी है, नानी है, माँ है, तो ये कहानी सुना देती है कि एक शेर होता है, शेर बड़ा खतरनाक होता है ना, ऐसे, या ये कोई राजा होता है, इस प्रकार से एक कोई कहानी सुना दी जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? वात या बात कहते हैं। तो लिखेंगे कथा या कहानी, कथा या कहानी। जैसे एक कहानी लिखी गई है पाबूजी पर, किस पर लिखी गई है? पाबूजी पर, जिसे बोलते हैं पाबूजीरी वात, पाबूजीरी वात। और कई बार पूछा भी गया है कि पाबूजीरी वात किसने लिखी है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। कहां की रहने वाली थी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत? तो राजसमंद की रहने वाली थी, राजसमंद की रहने वाली थी। उसने पाबूजीरी वात की रचना की थी। पढ़ेंगे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को, डिटेल से पढ़ेंगे आगे, और भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनको पढ़ेंगे। तो एक बार हमने लिख दी वात या बात। इसके बाद में आप लिखिए मरस्या। मरस्या, मरस्या क्या है? किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के बाद में उसके किए गए कामों का, उसके गुणों का बखान करना, और उन गुणों को जो बखान करते हैं साथ में क्या करते हैं? शोक प्रकट करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? मरस्या कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाती है तो जाते हैं वहां, बोलते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था बेचारा, बड़े भले काम करता था, हमारा ये काम उसने करवाया था, वो काम भी उसने करवाया था, 5-7 अच्छी अच्छी बातें गिनवाते हैं। और इन्हीं कोई एक लय के अंदर, एक राग के अंदर गा करके बताया जाए तो उसे क्या बोला जाता है? मरस्या बोला जाता है। तो लिख देंगे मरस्या के अंदर व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर, व्यक्ति विशेष की मृत्यु पर उसके कार्यों, व गुणों का बखान करते हुए, बखान करते हुए, बोलते हुए, बताते हुए शोक व्यक्त करना, शोक व्यक्त करना क्या कहलाता है? मरस्या कहलाता है। जैसे मेवाड़ का एक राजा था जगत सिंह, जगत सिंह की मृत्यु पर एक मरस्या की रचना की गई थी। उस मरस्या का नाम था राणे जगपत राम मरस्या, राणे जगपत राम मरस्या। राणे जगपत राम मरस्या। इसमें किसने इसकी रचना की है उसका तो कोई नाम नहीं मिलता हमें, लेकिन ये जानकारी हमें जरूर मिलती है कि ये महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के ऊपर इसकी क्या की गई थी? रचना की गई थी। राणे जगपत राम मरस्या महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर रचा गया था, शोक व्यक्त करने के लिए। तो ये हो गया मरस्या। ऐसे ही एक, जैसे कोई साधु संत होता है,
साधु संत की जिसमें जीवनी लिखी होती है, उसके कुछ पदबद्ध पद के रूप में, कविता के रूप में कुछ उपदेश लिखे होते हैं, दोहे के रूप में हो सकते हैं, उन्हें कहा जाता है पर्ची। जैसे हम पढ़ते हैं राव राव क्या दादू जी री पर्ची। दादू जी संत थे, दादू जी ने अपने जीवन को ध्यान में रखते हुए कुछ पद के रूप में उपदेश लिखे थे, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? दादू जीरी पर्ची के नाम से जाना जाता है। तो एक हमें शैली लिखते हैं पर्ची। पर्ची पर्ची पेपर में भी लेके जाते हैं कुछ लोग, नहीं लेके गए? अब वाले पेपर में क्या लेके जाते हो? कोई स्कूल स्काल के अंदर ले गए होंगे, टेस्ट टोस्ट के अंदर लिख के, नहीं लेके गए? मैथ का सवाल कॉपी करके, पता है कि इन 5 सवालों में से देंगे तो बंद हुए पेन से घोट देते हैं, पहले एक्स की स्क्वायर बटा वाई की स्क्वायर आ गया तो कॉपी कर दिया, पेन चला दिया ऊपर, एक्स की स्क्वायर बटा वाई की स्क्वायर दिखने लग गया। अब तो स्कूल में पीटते ही नहीं है। पीटते हैं क्या बच्चों को? पीटते हैं? अब नहीं पीटते, पहले पीटते थे। अब अगर पीटते हैं तो वो एक आधी लगती है। पहले तो ऐसे ऐसे टीचर होते थे कि बच्चा जब तक रोएगा नहीं ना तब तक छोड़ते ही नहीं थे, इतने पीटते थे पहले। चलो आगे बात करते हैं अपनी पर्ची। लिखिए पर्ची में, लिखिए पर्ची में, लिखिए संत महात्माओं के जीवन परिचय की पदबद्ध रचना। संत महात्माओं के जीवन परिचय की पदबद्ध रचना। पदबद्ध रचना एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं दादू जीरी पर्ची। दादू जीरी पर्ची। दादू जी ने पहला उपदेश कहां दिया था? दादू जी ने पहला उपदेश कहां दिया था? कौन सी झील के किनारे? सांबर झील के किनारे दिया था। ठीक है, तो किसी भी संत महात्मा के बारे में जीवन की जो पदबद्ध रचना है उसे किस नाम से जानते हैं? पर्ची के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हम एक शैली पढ़ते हैं रूपक। रूपक के रूप में जैसे राज रूपक, गज गुण रूपक, या कोई और राव रिडमल रूपक। क्या है रूपक? तो रूपक ही एक शैली है जिसमें किसी एक राजवंश के बारे में, किसी वंश के बारे में, उसकी उपलब्धियों का, विजयों का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, उसे रूपक के नाम से जानते हैं। तो रूपक शैली के अंदर हम लिखते हैं किसी वंश के बारे में, किसी वंश के बारे में उनकी उपलब्धियों, उपलब्धियों का वर्णन। एग्जाम्पल के रूप में हम एक दो रूपक ग्रंथ के नाम लिख देते हैं। जैसे एक तो हम इसमें नोट कर देते हैं राज रूपक। राज रूपक का लेखक हुआ था वीरभान। राज रूपक, इसका राइटर था वीरभान। एक ग्रंथ मिलता है गज गुण रूपक। गज गुण, गज गुण रूपक। गज गुण रूपक ग्रंथ का लेखक था केशवदास। केशवदास।
और एक आप लिख दीजिए राव रिडमल रो रूपक। रावे रेडमल रो रूपक। गार्डन पसायत, ये अपने बात हो गई रूपक की। अब हम बात करते हैं अगली शैली दोहा। दोहों के रूप में या सोरठों के रूप में जो रचना मिलती है उन्हें दोहा या सोरठा कहा जाता है। जैसे हम लिख सकते हैं कि किसी वीर तथा दानी पुरुष के कार्यों से संबंधित जो वर्णन मिलता है या कोई दोहे मिलते हैं या कुछ सोरठे मिलते हैं उन्हें दोहा या सोरठा कहा जाता है। तो लिखेंगे वीर या दानी पुरुष पर दोहों की रचना या सोरठों की जो रचना होती है उन्हें सोरठा भी कह दिया जाता है या उन्हें दोहा कह दिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम 1 नंबर पे लिखते हैं इसमें अमर सिंह जीरा दोहा, केशवदास ने लिखे हैं। अमर सिंह जीरा दोहा, केशवदास। फिर हम बात करते हैं राजियारा दोहा। राजियारा दोहा किसने लिखे हैं? राजियारा दोहा कृपाराम खिड़िया ने। कृपाराम खिड़िया ने लिखे हैं। दोहों के अंदर और सोरठों के अंदर राजिये रे सोरठे या राजिये रे दोहे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब राजिया कौन था? तो पहले तो बात करते हैं कृपाराम की। कृपाराम एक लेखक था, शेखावाटी का रहने वाला था और शेखावाटी के राज परिवार का कवि भी था। अब इसका एक नौकर था कृपाराम का, उसका नाम क्या था? राजिया। राजिया नाम था उसका। और इस राजिये के कोई संतान नहीं थी, तो राजिया टेंशन में रहता था हर टाइम कि आने वाले टाइम में तेरा वंश तो खत्म हो जाएगा, तेरे नाम को कौन याद करेगा भाई। तो एक दिन ये उदास बैठा था, वहां कौन आ जाता है? कृपाराम खिड़िया आ जाता है। कृपाराम कहते हैं, कृपाराम चिलम पीता था। चिलम जानते हो? ओके का जो छोटा रोप होता है ना, वो चिलम पीता था। तो कृपाराम कहता है कि राजिया अभी तू चिलम लेके नहीं आया, क्या कर क्या रहे तू, ऐसे गुमसुम घूमता रहता है। तो राजिया ने कहा कि कृपाराम जी मेरे तो ये टेंशन रहती है दिमाग में, इतनी सी बात है कि बात तो ये है कि तेरा नाम कौन लेगा, नाम तेरा मैं लूंगा और ऐसा लिख के जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां सारी तेरा नाम राजिया सोरठा या राजिया नाम है वो जानेंगे। तो कृपाराम रचना करता था और कृपाराम ने क्या काम शुरू कर दिया कि हर दोहे के पीछे, हर सोरठे के पीछे किसका नाम जोड़ दिया? राजिया का नाम जोड़ दिया। अब कोई भी सोरठा लिखता, कोई भी दोहा लिखता, लास्ट में क्या लिख देता? राजिया लिख देता। ऐसे नहीं है कि चलता फिरता राजिया लिख देता कि ठीक है लास्ट में राजिया लिखना है। रचना भी इसी प्रकार से करता कि लास्ट में राजिया शब्द है वो फिट बैठता उसमें। इस प्रकार से क्या करता था? रचना करता था। बहुत सारे एक किताब लिखी हुई है पूरी राजियारा दोहा या राजियारा सोरठा के ऊपर। कई बार पूछा जाता है कि जैसे लिख दिया जाता है कि पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तलवारिया, बहे जीवरा घाव, रति न औषध राजिया।
रतिन औषध राज्या। राज्य को संबोधित करते हुए कृपाराम खड़िया क्या लिखता है कि अगर तलवार से कोई घाव लगाए तो पट्टी की जा सकती है, उसके पट्टी के माध्यम से उसका उपचार किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को जीभ से कड़वे शब्द बोल दिए तो उसका रतिन औषध, कोई उसकी औषधि नहीं है, कोई उसका उपचार नहीं है। तो क्या लिखा उसने, पाटा पीड़ उपाव तन लगा तलवारिया, बहे जीवरा घाव रतिन औषध राजिया। ऐसे ही उसने और भी लिखा है कि काली घनी कुरूप कस्तूरी, यानी कि जो कस्तूरी होती है वो काली होती है, कुरूप होती है, लेकिन फिर भी वो क्या है, सुनार का जो कांटा होता है ना उस पर तोला जाता है क्योंकि वो महंगी होती है। शक्कर दिखने में सुंदर होती है, जैसे शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। शक्कर दिखने में सुंदर है, एक काले रंग की कोई चीज है, एक सुंदर चीज है, लेकिन बात यह है कि सुंदर होने का कोई फायदा नहीं है। क्या होना चाहिए, गुण होना चाहिए। जिसका गुण होगा, जिसमें गुण होंगे उसका भाव और उसकी कदर क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए राज्य को संबोधित करते हुए कृपाराम खड़िया क्या लिखता है कि काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले और शक्कर घनी स्वरूप रोड़ा तुले राजिया। ऐसे और भी लिखता है, ऐसे जैसे जरूरत को लेकर के लिख देता है, वो जरूरत को लेकर के वो लिखता है, जैसे क्या लिखा था उसने, मेरे पूरा याद नहीं आ रहा अभी। चलो उसको छोड़ो। उस मनवार के बारे में लिखा था कि जब व्यक्ति को जरूरत होती है तो मनवार करके चूरमा खिलाया जाता है, जब व्यक्ति की जरूरत निकल जाती है, जरूरत नहीं होती है, तो दूसरा व्यक्ति उसे चूरमा तो दूर की बात है राबड़ी नहीं पिलाता, क्योंकि उस टाइम राबड़ी नॉर्मल चीज होती थी और चूरमा है ऐसे मान लो कि सेंट पीस के बराबर होता था उस टाइम, सेंट पीस नहीं होते थे उस टाइम। तो इस प्रकार से तुलना की हुई है। हर दोहे के अंदर क्या आता है, अंत में राजिया आता है। तो राजिया रा दोहा ऑप्शन में हो सकता है, एक नंबर ऑप्शन में लिखा हो राजिया भांबी, आधे राजिया भांबी को करके आएंगे। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में बैठ के लिखे थे उसने, कर देंगे, आधे कर देंगे। जिसने कि राजिया रा सोठा तो राजिया लिखेगा, अपना नाम आप ही लिखेगा, दूसरा थोड़ी लिखेगा। लिखा किसने, कृपाराम खेड़िया ने लिखे। आगे बात करते हैं, जैसे एक दोहा और लिखते हैं हम, ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा, हमने 3 दोहों की बात की है, अमर सिंह जीरा दोहा, राजियारा दोहा और ढोला मारूरा दोहा। तो ढोला मारूरा दोहा किसके हैं, आप लिखिए कवि कलोल के हैं। कवि कलोल ने ढोला मारू के दोहे लिखे हैं। कवि कलोल, ये अपने हो गए दोहे। अब ये शैलियां, प्रमुख जो शैली है वो हमने देख ली, इसके अलावा और भी बहुत सारी शैली है जो हमें ध्यान में नहीं रखनी। हमें तो यही बात ध्यान में रखनी है कि रसो किस प्रकार की शैली है, रूपक किस प्रकार की शैली है, ख्यात किस प्रकार की शैली है, विगत किस प्रकार से होती है, दोहा क्या होता है, मरस्या क्या होता है, पर्ची क्या होती है। इनसे सुमेलित होने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। अब हमें बात करते हैं प्राचीन व मध्यकालीन साहित्य। पुस्तकें हमें याद करनी है, पुस्तकों के राइटर हमें याद करने हैं। प्राचीन व मध्यकालीन साहित्य।
एक नंबर पे सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं वज्रसेन सूरी। वज्रसेन सूरी की बात करते हैं। वज्रसेन सूरी जैन लेखक था, जैन विद्वान था, और इसने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम था भरतेश्वर बाहुबली घोर। कौन सा ग्रंथ लिखा था? भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर सबसे इंपॉर्टेंट ग्रंथ है ये। क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसे राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ या सबसे प्राचीन रचना माना जाता है। सबसे प्राचीन रचना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना है ये। राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना। बाहुबली को जानते हो आप लोग? क्या उसका वर्णन है क्या इसमें? तो कौन सा बाहुबली है? हमने दो ही बाहुबली देखे अभी तक, तीसरी तो कोई फिल्म आई नहीं बाहुबली की। जैन धर्म शुरू करने वाले कौन थे? क्या नाम था? ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी का एक नाम क्या मिलता है? आदिनाथ जी। कहते हैं ऋषभ देव जी या आदिनाथ जी के दो बेटे थे। कितने बेटे थे? दो। एक का नाम क्या था? भरत, और दूसरे बेटे का नाम क्या था? बाहुबली। भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ था आपस में। उस युद्ध का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? भरतेश्वर बाहुबली घोर नामक पुस्तक में मिलता है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। तो एक बात इसमें नोट करेंगे कि भरत व बाहुबली के युद्ध का वर्णन, भरत व बाहुबली के युद्ध का वर्णन, जो जैन धर्म के लोग हैं उनका मानना है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश का नाम क्या है? भारत है। वो भारत नाम ऋषभ देव के बेटे भरत के नाम पर पड़ा है, ये कहते हैं जैन लोग तो। और हिंदू धर्म के लोग क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है। भरत नाम तो किसका था? राम के भाई का नाम भरत था, और उस भरत के नाम पर क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। कुछ ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि वैदिक काल में एक राजा हुआ था भरत, जिसने अपने आस पड़ोस के सारे राजाओं को हराया था और वहां पर क्या किया था? अधिकार किया था, ऐसा माना जाता है। उसके नाम पे भारत नाम पड़ा था, उस भरत के नाम पे भारत नाम पड़ा था। अब किसी के नाम पे भारत पड़ा हो, अलग अलग तर्क है, नाम तो क्या है? भारत का भारत है। वो बात हमें माननी है। तो वो बात हमें ध्यान रखनी है कि भरत व बाहुबली के युद्ध का वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो भरतेश्वर बाहुबली घोर पुस्तक में मिलता है। इस पुस्तक के राइटर कौन है? वज्रसेन सूरी है। आगे बात करते हैं इसके बाद में, अगले लेखक लिखिए आप, शालिभद्र सूरी। दो नंबर पे हम पढ़ते हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी ने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास।
शालिभद्र सूरी की पुस्तक कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास है। इस पुस्तक की एक बात हमें याद रखनी है। वो क्या बात याद रखनी है? उसमें हमने क्या बात लिखी है कि राजस्थानी साहित्य की सबसे प्राचीन रचना, प्राचीन कह सकते हैं, प्रथम इसलिए नहीं कह सकते कि हो सकता है इस किताब से पहले भी कोई किताब लिखी गई हो, जो हो सकता है गुम गई हो या फट गई हो या कहीं रख के भूल गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो पहली तो नहीं कह सकते क्योंकि इससे पहले भी कोई रचना हुई होगी, लेकिन सबसे पुरानी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इससे पहले की किताब हमारे पास में और कोई सुरक्षित नहीं है। इसके बाद में जो शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास किताब लिखी, इस किताब के अंदर उसने सन लिखा 1184 ईस्वी, 1184 ईस्वी। ये जो 1184 ईस्वी के अंदर लिखी हुई किताब है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि इससे पहले कोई भी जो किताब लिखी ना, उसमें किसी भी प्रकार के सन का, संवत का उल्लेख नहीं मिलता। तो यह पहली रचना है राजस्थानी साहित्य की जिसमें संवत या सन का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। बोरिंग है ये, याद करना पड़ेगा। पुराने पेपर उठा के देखोगे तो हो सकता है पहला प्रश्न ये मिल जाए, भरतेश्वर बाहुबली गौर। सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है ये, भरतेश्वर बाहुबली गौर, भरतेश्वर बाहुबली रास। आगे फिर एक ग्रंथ पढ़ेंगे शालिभद्र रास। तो इसमें लिखते हैं, अपने एक बात नोट कर देते हैं कि संवत उल्लेख वाली राजस्थान की प्रथम रचना है ये। संवत उल्लेख वाली राजस्थान की प्रथम रचना। तीन नंबर पे अपने बात करते हैं लेखक की, जिनराज सूरी। जिनराज सूरी, जिनराज सूरी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है शालिभद्र रास। शालिभद्र रास। शालिभद्र रास, जिनराज सूरी की पुस्तक है शालिभद्र रास। देखो, वज्रसेन सूरी ने पुस्तक लिखी भरतेश्वर बाहुबली घोर। शालिभद्र सूरी ने पुस्तक लिखी भरतेश्वर बाहुबली रास। जिनराज सूरी ने पुस्तक लिखी शालिभद्र रास। इसकी दो किताबें और हम नोट करते हैं। एक तो नोट करते हैं गज सुक माल रास। गज सुक माल रास। गजसुक मालरास। और एक इसकी किताब हम नोट करते हैं इसके बाद, कवन्या रास। कवन्या रास। कवन्या रास ये जिनराज सूरी की पुस्तक है। और ये जो भी वर्णन है वो जैन साहित्य का वर्णन है जो राजस्थानी भाषा में लिखा हुआ है, राजस्थान के अंदर हमें मिलता है। वज्रसेन सूरी भी जैन धर्म से संबंधित था, शालिभद्र सूरी भी जैन धर्म से संबंधित था और जिनराज सूरी भी जैन धर्म से संबंधित था। अगला ग्रंथ हम नोट करते हैं। यहां तक कर लिया सभी ने नोट? चलें आगे। याद हो रहा है या याद नहीं हो रहा? नहीं हो रहा याद? याद करना पड़ेगा। इसमें कोई कहानी है नहीं, अगर कहानी होती ना तो मैं जरूर बताता, कोई है ही नहीं कहानी इसके अंदर। और ये टॉपिक कल्चर का सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन हमने इसे बड़ा किया नहीं है क्योंकि इसमें जैसे साहित्य की जब बात आती है ना, तो जैसे महाराणा कुंभा पढ़ते हो आप, कुंभा पढ़ते हो तो कुंभा की रचना कुंभा के समय पढ़ लेते हो। उसका एक दरबार वो विद्वान था मंडन, मंडन की रचना उसी समय पढ़ लेते हो आप। कोई राजा है, किसी राजा के दरबार में कोई दरबारी कवि है तो उसकी रचना उसी समय पढ़ लेते हो।
दादू जी की पर्ची है, दादू जी का दोहा है, तो जब दादू पढ़ते हैं तब पढ़ लेते हैं। धन्ना जी की रचना है, धन्ना जी की पर्ची है, तो धन्ना जी के समय पढ़ लेते हैं। कोई माव जी की रचना है तो माव जी के समय पढ़ लेते हैं। इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा छोटा हो जाता है, नहीं तो ये टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है। अब हम वो ही पढ़ेंगे जो हमने नहीं पढ़ा है, बाकी या तो हमने पढ़ लिया, अगर नहीं पढ़ा तो हम पढ़ लेंगे, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आते जाएंगे। एक और लिखिए आप, अगला विद्वान लिखिए 4 नंबर पे। चार नंबर पे आप नोट कीजिए, हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी समर इच्छ कहा इस पुस्तक का नाम है, या समर इच्छ कथा भी लिख सकते हो या समर इच्छ कहा भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। उज्जैन का राजा था सम्रादित्य, उस सम्रादित्य की जानकारी मिलती है इसमें। कहां का राजा था? उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी, सम्रादित्य की जानकारी, उज्जैन के राजा सम्रादित्य की जानकारी। मैंने तो इस टॉपिक को पहले ही 2 भागों में तोड़ दिया। राजस्थानी भाषा मैंने अलग करवाई है, साहित्य में अलग करवा रहा हूं, नहीं तो एक ही नाम लगता है राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, चलते रहो 15 दिन तक उसमें। उन्हीं बोलियों के अंदर, उन्हीं भाषाओं के अंदर इन ग्रंथों की रचना है। तो कितने हमने जैन विद्वान पढ़ लिए? 4 जैन विद्वान पढ़ लिए। वापिस देख लो एक बार, वज्रसेन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? भरतेश्वर बाहुबली घोर, भरत व बाहुबली के युद्ध का वर्णन मिलता है। शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली रास, 1884 का, है ना। और संवंत उल्लेख वाली क्या है? राजस्थान की पहली रचना, या सन का उल्लेख वाली राजस्थान की पहली रचना है, और वो राजस्थान की सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है भरतेश्वर बाहुबली घोर। जिनराज सूरी की 3 पुस्तकें, शालिभद्र रास, गज सुकुमार रास और कवन्या रास, तीनों की तीनों किसकी है? जिनराज सूरी की है। और हरिभद्र सूरी की कौन सी है? समर इच्छ कहा, या समर इच्छ कथा भी लिख सकते हैं आप। कौन से राजा का वर्णन मिलता है? उज्जैन के राजा सम्रादित्य का इसमें वर्णन मिलता है। ये बात हमने पढ़ी है। क्या टाइम हुआ है अभी? 5 मिनट रहे, कोई बात नहीं। एक तो हम थोड़ी सी मैं भाषा से पूछ लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, आप भूल जाओगे मुझे पता है। तो बताओ, नहीं पेज नहीं बदलने, कॉपी बंद कर दो, कॉपियां बंद करके रिपीट करना है। एक तो आप मुझे बताओ कि सियार की कहां बोली जाती है? आप ये बताओ धावड़ी कहां बोली जाती है? उदयपुर में। आप यह बताइए कि निमाड़ी कहां बोली जाती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर हम कह सकते हैं, है ना। तो आप ये बताइए कि राजस्थान की कोकटेल बोली किसे कहते हैं? खेराड़ी किन 3 बोलियों से मिलकर के बनी है? कौन कौन सी है? एम, डी और एच। एच से कौन सी है? हाड़ौती। एम से अपने इससे, डी से डुंडाड़ी, और एम से कौन सी है? मारवाड़ी है कि मेवाड़ी है? ठीक है। सबसे ज्यादा बड़ी बोलियों से मिली होने के कारण, मिलकर बनी होने के कारण इसे राजस्थान की कोकटेल बोली कहते हैं। नी शब्द का सर्वाधिक प्रयोग, 6 शब्द का सर्वाधिक प्रयोग, छंद, राग, सोरठे का प्रयोग, जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की सबसे बड़ी बोली कौन सी? ढूंढाड़ी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी बोली ढडकी कहां बोली जाती है? ढडकी, ढाटी, थली, जैसलमेर और
शेखावाटी, चोरू सीकर झुंझुनू, और तोरावाटी नीम का थाना, झुंझुनू सीकर का जो पूर्वी भाग है, और विराटनगर, है ना। तो आप बताइए बीजनी कहां बोली जाती है? बीजनी कहां बोली जाती है? बूंदी में। सेरा कहां बोली जाती है? कोटपुतली बहरोड में। अहिरवाटी कहां बोली जाती है? अहिरवाटी कहां? पाली किधर आ गया? अहिर, अहिर यादव कहां रहते हैं? तो यादव रहते हैं अलवर के पास में, खैरथल तिजारा के पास में, और कोटपुतली बहरोड के पास में, मुंडावर का जो अलवर वाला क्षेत्र पड़ता है वहां है। मेवाती कहां बोली जाती है? तो मेवाती बोली जाती है अलवर के अंदर, थोड़ी सी खैरथल के अंदर और डीग के अंदर। ब्रज भाषा कहां बोली जाती है? भरतपुर धौलपुर में। जगरोती कहां बोली जाती है? नागरचोल कहां बोली जाती है? ये दोनों बता दो मेरे को, ये दोनों पास पास में, आप इसी में कंफ्यूज होते हो। करौली में कौन सी बोली जाती है? जगरोटी बोली जाती है। और नागरचोल कहां बोली जाती है? सवाई माधोपुर में भी बोली जाती है, टोंक में भी बोली जाती है। बिल्कुल ठीक है। और आप बताइए मालवी कहां बोली जाती है? कौन से जिले? झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। बिल्कुल सही उत्तर है। देवड़ावाटी कहां बोली जाती है? कहां बोली जाती है? सिरोही में बोली जाती है। गोडवाड़ी पाली और जालोर के आहोरे क्षेत्र में बोली जाती है। कुबड़ी, कुबड़ी कहां बोली जाती है? नागौर और अजमेर में। नागौरी भी यहां बोली जाती है ना। थली हमने पढ़ी ली, सियार की हमने पढ़ ली। रांगड़ी, रतलामी किसकी उपबोली है? किसकी? मालवी की उपबोली है ना। खेराड़ी कहां बोली जाती है? शाहपुरा के अंदर। ठीक है, तो ये याद करनी है हमें सारी बातें, लगभग आप लोगों ने याद कर रखा है। और थोड़ा पढ़ लेना, जिनके कोई प्रश्न गलत हो रहे, बार बार पढ़ोगे तभी याद होगा। और इसमें कोई मंत्र नहीं है, अभी मंत्र याद कर लेंगे तो एक मंत्र से सारा कुछ याद हो जाएगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है।